तो सबसे पहला सवाल तो ये किसी को पहले पता है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। जी, मुझे पता है वर्किंग कंट्रोल सिस्टम जो है हम लोग एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक इसके कोई अलावा नहीं है। यही है कि कोलैबोरेशन ईज़ी हो जाती है इससे। सही है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक तरीके से आप ये समझ लें, आप जनरल आप जो वीडियोस वगैरह देखेंगे या टेक्निकल नॉलेज में उतना समझ नहीं आए तो मैंने कुछ जनरल करने के लिए चीज़ें आगे लिखी हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आर अ कैटेगरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग चेंजेस मेड टू फाइल्स बाय कीपिंग अ ट्रैक ऑफ मॉडिफिकेशन डन इन द कोड। तो ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में देख लेते हैं। तो अब सपोज करें वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अभी मैं कहीं कोडिंग से इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बिल्कुल आपकी जो डेली लाइफ में रूटीन में जो भी चीजें होती हैं उससे इंक्लूड करते हैं। सपोज करें कि अभी जैसे आप क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो आपके पास लैपटॉप ऑन है, आपने उसके अंदर नोट्स में एक टेक्स्ट फाइल बनाई और वहाँ पे क्या कहते हैं आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया और वो टेक्स्ट फाइल आपने यहाँ पर सेव कर दी। अगर मैं यहाँ से इस तरह से करके दिखाऊँ आपको, तो अब लेट्स से आपने एक फाइल बनाई यहाँ पर नोट्स के नाम से और आपने यहाँ लिखा है वी आर लर्निंग अबाउट वीसीएस, इस तरीके से आपने कुछ लिख दिया और यहाँ पर आपने जो भी नोट्स वगैरह है आपने लिख दिए। अब एक दिन बाद, 2 दिन बाद, अब आपने इंटरनेट से रिसर्च वगैरह की, इंटरनेट से रिसर्च करने के बाद आपने इस नोट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की, लाइक वीसीएस हैव डिफरेंट टाइप्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब आपने ये नोट्स किसी दोस्त के साथ शेयर किए, फिर उसने कोई और मॉडिफिकेशन आपको करके दी, राइट। तो अब देख रहे हैं एक ही टेक्स्ट फाइल है और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कितनी मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। अब ये जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं ये ना तो आप ट्रैक कर पा रहे हैं कि किसने कौन सी कब मॉडिफिकेशन की, आपने कब क्या किया, मतलब ना कोई इसकी हिस्ट्री है ना कुछ है। सपोज करें कि आपने दोस्त को फाइल दी थी, उस दोस्त ने क्या किया, ये वाली लाइन मिटाकर सेव करके फाइल आपको दे दी, इसका भी कोई ट्रैक आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज करें, इवन तो अगर आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के नोट्स बना रहे हैं या फिर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन से कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप नोट्स वगैरह बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, सिंपलिस्टिक टर्म में अगर मैं बात करूं तो उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमने 3 तरह के डिफरेंट वर्जन्स स्टडी किए थे, राइट। इसके अंदर सपोज करें इसके अंदर 3 वर्जन अभी आ गए थे, आपने पहले चेंजेस की, दूसरी चेंजेस की, फिर उसको मिटाया तो वो भी एक अलग वर्जन की चेंजेस हो गई। तो उस तरह की जितनी भी वर्जन की चेंजेस हैं वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक्सेल शीट बनाएं, उसके अंदर इस तरीके से आप एक्सेल शीट बनाएं और यहाँ पर आकर आप लिखें कि भाई मैंने नोट्स और टीएक्सटी की फाइल बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये वाला कंटेंट लिखा था, फिर मैंने इसको चेंज किया था, इसको मैंने इस तरीके से चेंज किया था, इसके अंदर डिफरेंट कंटेंट था। मतलब एक बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से इसको कंट्रोल करना। इसी वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी तरीके से हमारे पास सीन होता है कि हम कोई एक फीचर लिखते हैं, फीचर के अंदर बग आता है, उसको रिजॉल्व करते हैं, बग रिजॉल्व करने के पीछे 10 बग्स और निकल जाते हैं तो हमें कभी पीछे जाना पड़ता है, फिर उसके लिए हमारे पास कोई फाइल्स अवेलेबल नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक नीड पैदा हुई, लाइक इन हिस्ट्री में ही कुछ टाइम पहले हमारे पास नीड पैदा हुई कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि सारे के सारे वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को हैंडल कर सके। अब आप हर एक चेंजेस के बाद ट्रैकिंग करने के लिए अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं, तो ये कोई आइडियल वे नहीं है वर्जन को कंट्रोल करने का। तो वर्जन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए। अब शायद इस डेफिनेशन थोड़ा बहुत सेंस बने कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हों जिसके अंदर आपके पास ये होता हो कि आप जो भी फाइल में एडिट कर रहे हैं, या तो आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं या फाइल में एडिट कर रहे हैं या फाइल डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी आप एक फोल्डर के अंदर कर रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रैकिंग एक इंटेलिजेंट अंदाज में हो सके। इस वजह से हमारे पास एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सही है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मकसद यही है कि एक फोल्डर है, राइट। जैसे सपोज करें कि ये फोल्डर है, वीसीएस का ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चेंजेस जिस तरह से भी हो रही हैं, चाहे फाइल क्रिएट हो रही है, अब ये फाइल डिलीट हुई है, सपोज करें ये वाली फाइल क्रिएट हुई है, या फिर एक ये वाली फाइल क्रिएट हुई है, जितनी भी फाइल्स क्रिएट डिलीट अपडेट हो रही हैं उन सारी फाइल्स को आप अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकें। सिर्फ एक यही मकसद है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के वजूद में आने का इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डेवलपमेंट हो, कोई सी भी चीज़ हो, इवन नेटवर्किंग वगैरह हो, सिक्योरिटी हो, कहीं पर भी आप इसको देख लें तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम लाजमन लाजमन हर जगह यूज़ हो रहा होता है ताकि वो चीज़ें ट्रैक कर सकें कि उन्होंने कौन सी चेंजेस कब की थी और क्या क्या चेंजेस हुई थी। सो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम जो इसमें स्टडी करेंगे वो होगा गिट। गिट आपका लोकल वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडोज़ हो, लिनक्स हो, मैक हो या कोई भी हो। गिट और गिटहब में मेनली फ़र्क ये है कि गिटहब जो है ये एक रिमोट प्लेटफॉर्म है, लाइक समझ लें एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जिसके ऊपर गिट बेस्ड होती है। यहाँ पर आप गिट के जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे गिटहब के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं, राइट। सो मेनली अभी हमारा मकसद गिट को पढ़ना है, जब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तब हम गिटहब की तरफ मूव ऑन करेंगे।
जैसे यहाँ पे लिखा है गिट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड गिटहब कैन बी कंसिडर्ड एज अ वीसीएस होस्टिंग प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय गिट। सो दिस इज जस्ट आई रोट, सो आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा। सो व्हाट एक्चुअली इज गिट, राइट? सो गिट है क्या? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज वी स्टडीड एंड इट रन्स लोकली इन द एनवायरनमेंट। रन्स लोकली का मतलब ये है कि आपको लाजमी है कि ये चीज़ पहले अपने पास इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये चीज़ आपके पास चलेगी। अगर आप यहाँ देखें, मैं इस फोल्डर के अंदर आता हूँ, राइट, मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देख रहे हैं गिट GUI हेयर और गिट बैश हेयर ये दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो ये वाले ऑप्शन भी मेरे पास नहीं आएंगे, या फिर आप यहाँ पर आकर स्टार्ट में अगर गिट वगैरह लिखेंगे तो वो चलने लग जाएगा। सो जो भी मैंने आपको भी ऊपर चीज़ें बताई वो सारी की सारी बहुत मुश्किल हैं कंट्रोल करना, कि आप उन सब चीज़ों को कैसे ट्रैक करेंगे। तो आप ये समझ लेंगे गिट जो है आपका एक असिस्टेंट है जो फ्री में आपके लिए काम कर रहा होता है, और सारी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम आपकी रेपोजिटरी के अंदर हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, 3 नाम जो है ना, फिलहाल आप ये समझ लें कि ये तीनों नाम एक ही मकसद रखते हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल है सारे के सारे विंडोज़ यूज़ करने वाले होंगे, तो आपको पता है कि फ़ोल्डर क्या होता होगा, राइट? अब फ़ोल्डर का जो दूसरा नाम है लिनक्स में, उसे कहते हैं हम डायरेक्टरी। और इसको अगर आप ये समझ लें कि इसको आसान लफ्ज़ों में अगर आप गिट की ज़बान में बोलें तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रेपॉज़िटरी। तो आप इन अल्फ़ाज़ों से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ना होइएगा। आप ये समझ लें ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। फ़ोल्डर बोलें, डायरेक्टरी बोलें या रेपॉज़िटरी बोलें, फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये तीनों चीज़ों के एक ही नाम है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। सो गिट क्या करता है कि असिस्टेंट है जो हमारी सारी चेंजेज़ जो भी फ़ोल्डर के अंदर होती हैं, जिस फ़ोल्डर के अंदर हमने गिट को चलाया हुआ होता है, उनको वो ट्रैक कर रहा होता है। तो जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं, किसी भी तरह का चेंज हो, अब चेंजेज़ किस-किस तरह के मैंने आपको बताए थे? क्रिएट अ फाइल, मॉडिफाई अ फाइल और डिलीट अ फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो आप उसको क्रिएट करेंगे, और अगर फाइल होगी तो उसको आप डिलीट करेंगे। तो बेसिकली इन 3 तरह की चेंजेस ही एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा-सा सोचें अपने आप को, तो आपने अगर थोड़ा-सा बहुत भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पिछला आपका रहा है, तो आपने जो कुछ भी किया हो ना, वो हमेशा टेक्स्ट फाइल के अंदर ही किया होता है। वो होती ही सिर्फ़ टेक्स्ट फाइल है, बस उसकी एक्सटेंशन चेंज होती है। अगर आप पाइथन में काम कर रहे होंगे तो लास्ट में एक्सटेंशन py लग जाएगी, पीएचपी में कर रहे होंगे तो पीएचपी लग जाएगी, जावास्क्रिप्ट में कर रहे होंगे तो जावास्क्रिप्ट लग जाएगी। तो बस एक्सटेंशन चेंज होती है, अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट ही होता है। तो बेसिकली गिट क्या करता है, गिट एक फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, उसका कंटेंट उसको जो है ना वो ट्रैक कर रहा होता है, कि कब उसका कंटेंट अंदर का चेंज हो रहा है। दैट्स ये पूरा का पूरा उसका ट्रैकिंग का काम है। गिट क्या करता है, जब भी आपको कोई चीज़ वेरीफ़ाई करवानी होती है, काम कंप्लीट करना होता है, तो वो उसका स्नैपशॉट ले लेता है। स्नैपशॉट मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ सिंपली कि लेट्स से कि आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपने लॉगिन की पूरी फंक्शनैलिटी बना दी, राइट? अब आपने क्या किया, अब आपने बोला कि यार ये मेरा, आपने इसको टेस्ट भी कर लिया, आपने बोला अब मैं आगे फॉरगेट पासवर्ड किया कोई और फंक्शनैलिटी बनाने वाला हूँ, राइट? तो आपने क्या किया, वहाँ तक की जो भी चेंजेज़ हैं उसका एक स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपशॉट अगर आप वर्चुअल मशीन का अंदाज़ा हो तो वहाँ पर भी होता है, डिफरेंट जगहों पर यूज़ होता है। स्नैपशॉट का मतलब है कि आपने वो टाइम फिक्स कर दिया उस जगह पे। अब आप फ्यूचर में जाके कोई भी चेंजेज़ करते हैं और कोई खराबी होती है, तो आप एक तरीके से वापस उस स्नैपशॉट के ऊपर जा सकते हैं। ये एक तरीके से टाइम मशीन की तरह काम करता है। तो जितने आप, जैसे कोई किसी ने बचपन में गेम खेले हों, जैसे मैक्स पेन गेम होता था या डिफरेंट तरह के गेम्स होते थे, तो उसमें एक सेविंग का ऑप्शन होता था कि आपने एक मिशन पास कर लिया हो तो आप उसको सेव करवा दें। तो अगर आप अगले मिशन में जाके मरते हैं तो वहाँ से आप दोबारा गेम को लोड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है कि आपने एक फंक्शनैलिटी वगैरह पूरी कंप्लीट कर ली, या मशीन लर्निंग के अंदर आपने कोई मॉडल ट्रेन कर लिया, अब आगे उसके अंदर आप कुछ भी करने लगे हैं, या 10 तरह की एप्लीकेशंस आगे हो सकती हैं, इसको आप कर सकते हैं। तो आपने एक काम कंप्लीट कर लिया, अब आप आगे काम करने लगे हैं। अब आपको ये लगता है कि आगे काम में कोई गलती हो सकती है, तो आप उससे पीछे का स्नैपशॉट ले लेते हैं कि कोई गलती हो, तो वापस जैसे गेम को रिलोड करते हैं तो आप वापस उस जगह पे आके पहुँच जाएँ। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा फ़ायदा है गिट को चलाने का, कि ये वर्ज़न को इस तरह कंट्रोल करता है कि जहाँ-जहाँ पर आप स्नैपशॉट लेते जाते हैं, वहाँ-वहाँ पर आपके एक तरीके से गेम सेव होता जाता है, और आप वापस उसी जगह पर रिटर्न होते जाते हैं। तो ये जनरल सा बहुत छोटा-सा इंट्रोडक्शन है कि गिट आपका लोकली चलता है, और सबसे इसका बेहतरीन काम ये है कि आपका ट्रैक करेगा, और जहाँ-जहाँ आपका काम कंप्लीट होता जाएगा, वहाँ-वहाँ पर आप इसका एक स्नैपशॉट लेते जाएँगे, ताकि आपको फ्यूचर में आसानी हो कि कोई ये चीज़ आप मेस अप ना करें। तो जब भी आप गिट डाउनलोड करें तो आपने कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर आकर गूगल पे आके लिखना है कि गिट डाउनलोड। इसके पहले लिंक पर आप जाएँगे, और यहाँ पर आकर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ वगैरह है, तो आप यहाँ पर आकर इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जब आप गिट इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पूरे तरीके से इंस्टॉल करने के बाद, गिट GUI हियर और गिट बैश हियर। इसके स्टेप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कम्युनिटी में क्वेश्चन वगैरह पूछ लीजिएगा इंस्टॉलेशन के अंदर। गिट बैश और गिट GUI का क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ गिट बैश के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आकर, तो आपके पास एक कमांड लाइन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप कमांड्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यूनिक्स बेस्ड
स्टाइल है जहाँ पर आपके पास यूनिक्स बेस्ड की कमांड्स चल रही होती हैं, जैसे एलएस से लिस्ट होते हैं आइटम्स, कैट से आप फाइल को पढ़ सकते हैं। ये बहरहाल लिनक्स बेस्ड कमांड्स हैं, जिसको लिनक्स की कमांड्स का आइडिया है वो इजीली इसको यूज कर सकता है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे गेट जीयूआई है, तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक जीयूआई ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसके पास ऑप्शंस होंगे जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। गेट यूज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये करना होता है कि आपकी विंडोज हो गई जिसके अंदर हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में फोल्डर्स होते हैं। अगर आप लिनक्स पे जाएं तो वहाँ पर आपके पास डायरेक्टरीज होती हैं, वहीं पर ही हजारों और लाखों की तादाद में आपके पास डायरेक्टरीज होती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको गिट कौन से फोल्डर के अंदर चलाना है, या अगर मैं लिनक्स वालों के लिए बोलूँ तो कौन सी डायरेक्टरी में चलाना है। राइट। तो लेट्स सपोज कि मैं वीसीएस के अंदर गिट को चलाना चाहता हूँ, गिट को इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ। राइट। अब इस देख लें यहाँ पे तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, खाली फोल्डर है। तो इस फोल्डर को ट्रैकिंग में लाने के लिए इसके अंदर पहले मुझे गिट को समझ ली इनिशियलाइज करवाना होगा। इनिशियलाइज का मतलब मुझे एक तरीके से चलाना होगा। राइट। तो इनिशियलाइज की बहुत सिंपल सी कमांड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिट इनिट करेंगे, आप सिर्फ इसको एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा गिट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दूं कि लिनक्स जो भी यूज करता है ना, ये जो गिट इंस्पायर्ड है ना, ये ऑलरेडी यूनिक्स से इंस्पायर्ड है। तो जब भी आप ये देख रहे हैं, ये एक हिडन फाइल है। तो जो भी यूनिक्स से लिनक्स पहले यूज करता हो उसे ये आइडिया होता है कि जो भी फाइल डॉट से स्टार्ट होती है ना, वो लिनक्स के अंदर ऑलरेडी हिडन होती है। अगर आप चाहते हैं कि सीएलआई आपको काम नहीं करना, आप गेट जीयूआई करें, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी में जाएं, ब्राउज करें और आप डायरेक्टली इसी फोल्डर के अंदर है सिलेक्ट फोल्डर, और आपने इसको कर दिया क्रिएट। अब देख रहे हैं आपके पास ये क्रिएट हो के आ गया, और वही चीज जो हमने गेट इनिट की कमांड से करी थी उसी तरीके से ये फोल्डर आपके पास दोबारा क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर में जादू क्या है? इस फोल्डर में जादू ये है कि आप किसी भी तरह की चेंजेस करें, फाइल क्रिएट करें, फाइल मॉडिफाई करें, फाइल डिलीट करें, जब आप वो सारी की सारी चेंजेस का स्नैपशॉट ले लेते हैं। आपने पिछले पीछे एक लफ्ज पढ़ा था, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब ये होता है कि आपने उस टाइम के अंदर उस पूरे फोल्डर की एक तस्वीर खींच ली। सही है। उसको अगर मैं गिट की जबान में बोलूँ तो उसे कहते हैं कमिट। राइट। कि आपने वो सारी चेंजेस कमिट कर दी, ये बोलते हैं ना कमिटमेंट कर रहा हूँ कि यार मुझे मुझे ये काम करना है। तो आपने एक कमिट कर दिया, और कमिट का मतलब है समझ लें कि आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया। तो जो भी चीज़ आप कमिट करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसकी पूरी हिस्ट्री, वो सारी वर्जन कंट्रोलिंग इस फोल्डर के अंदर जमा होती जाती है। कभी कभी आप कोई गिटहब से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे होंगे ना, तो इसका जो साइज होता है ना वो बहुत ज्यादा एमबीज के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हिस्ट्री जमा होती है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी इसका अगर आप फाइल साइज देखें तो शायद 23 KB आ रहा है। पर जैसे जैसे इसके अंदर हिस्ट्री जमा होती जाएगी तो इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, इसका फाइल साइज भी बढ़ता चला जाएगा। इनिशियलाइज वगैरह भी आप करवा दें। सबसे पहले आपको जो जब आप गेट इंस्टॉल करेंगे तो गेट को आपको बताना होता है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कि आपका यूजर नेम क्या है और आपका ईमेल क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और गेट बैश हियर लिखूँ, तो इस कमांड्स के हिसाब से इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल भी इंसर्ट करवा दी। इसको स्टोर करवाने का रीज़न ये है कि अब आप कोई भी किसी भी गिट रिपोजिटरी में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई भी गिट है, ज़रूरी नहीं है कि यही रिपोजिटरी हो, कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है, 10,000 तरह की और रिपोजिटरीज होती हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप जाकर स्नैपशॉट लेते हैं ना अपना, कि एक स्नैपशॉट लेते हैं, तो वो पता होना चाहिए कि वो स्नैपशॉट लिया किसने है। राइट। तो उसका जो नाम वगैरह है वहाँ पर, इस जो आप नाम यहाँ पर स्टोर करेंगे तब आपका ये वाला नाम वहाँ पर जाकर स्टोर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप फर्स्ट टाइम गिट को इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले आप ये वाली कमांड एंटर कर दें अपने कंप्यूटर के अंदर, कि आप अपना यूजर नेम एंटर कर दें और आप अपना ईमेल एंटर कर दें। अगर आपको चेक करना है ऑलरेडी, लेट्स सपोज किसी के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या कोई आप किसी और के सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी कोई पब्लिक कंप्यूटर है आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, या कोई आपके ऑफिस का कंप्यूटर है, आपने ऑफिस ज्वाइन किया है और किसी और बंदे का कंप्यूटर आपको लैपटॉप दे दिया गया, तो आप चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं कि यार आपको चेंजेस वगैरह करनी है, आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ही एंटर करेंगे। तो आपको देखें नाम आ जाएगा गेट कॉन्फिग गेट यूजर डॉट नेम, ये वाला नाम है। और इसी तरीके से गेट कॉन्फिग, यहाँ पर आपकी वो जो ईमेल आपने एंटर की होगी ये आ जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं ईमेल, तो आप इन दोनों कमांड्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है फर्स्ट स्टेप में करना, क्योंकि जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप स्नैपशॉट लेंगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके स्नैपशॉट के साथ ऐड हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप इसको सबसे पहले इनिशियलाइज करवाएं। सो गेट इनिट वाली चीज़ हम कवर कर चुके हैं दोनों तरीकों से, कि गेट इनिट की कमांड से भी हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं और हम गेट को जीयूआई के थ्रू भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। दोनों केसेस में हमने देख लिया कि हमारे पास एक गेट का फोल्डर अगर क्रिएट हो जाता है। एवरी फाइल इन वर्किंग डायरेक्टरी हैज़ टू स्टेट्स। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है मैं आपको ये बता दूं।
अब आप ये समझ लें कि आप यहाँ पर आए, आपने इनिशियलाइज करवा दिया, राइट, गेट इनिट। अच्छा, गेट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं थोड़ा सा एडवांस जाने की कोशिश नहीं कर रहा। गेट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है ब्रांचेस का। तो फिलहाल आप बस ये समझ लें कि जिस ब्रांच के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, वही आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। और गेट के अंदर जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है, जब भी आप कोई गेट इनिशियलाइज करवाते हैं, उसे कहते हैं मेन। पहले इस ब्रांच का नाम होता था मास्टर, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अभी ये समझ लें कि जो भी आपने फोल्डर यहाँ पर क्रिएट किया है, ये वाला, आप समझ लें कि अभी आप इसकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेन ब्रांच है, तो आप समझ लें कि आप अभी इसकी मेन ब्रांच के अंदर मौजूद हैं। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये है कि आप इस ब्रांच में मौजूद हैं। अच्छा, ब्रांचेस ना बहुत सारी हो सकती हैं, सपोज करें ये हो सकती है, ये ब्रांच हो सकती है, 1000 तरह की ब्रांच हो सकती हैं। बस फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जिस भी ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। और डिफॉल्ट पे जो ब्रांच होती है वो होती है मेन। क्योंकि हमने पता कर लिया कि हमारे पास मेन ब्रांच पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास समझ लें फाइल के कुछ वर्जन होते हैं, स्टेट्स होते हैं। तो जनरली टर्म्स में अगर आप देखें तो आपके पास फाइल्स की दो मेन तरह की स्टेट्स होती हैं, या तो अनट्रैक्ड होगी या तो ट्रैक्ड होगी। अनट्रैक्ड का मतलब ये है कि इससे गिट का कोई लेना देना नहीं है। ट्रैक का मतलब ये है कि गिट जो है इसको ट्रैक कर रहा है डेफिनेटली, जैसा कि इसको आप नाम आपको बता रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जैसे कि दिखाऊं कि यहाँ पर है, मैंने कोई फाइल क्रिएट की test1 के नाम से। अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ, अब देखें यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स test1.txt। जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट पे वो ट्रैक नहीं हो रही होती, आपको उसको ट्रैक करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, यूज गेट ऐड टू ट्रैक ऐड टेस्ट। अब गेट ऐड की कमांड एंटर करनी है और उसके आगे आपको लिखना है फाइल का नाम। तो इस फाइल का नाम क्या है, test1.txt, लिख दिया। अब आप दोबारा गेट स्टेटस की कमांड एंटर करके देखेंगे तो देखें यहाँ पर क्या आ गया, चेंजेस टू बी कमिटेड, न्यू फाइल test1.txt। बाय डिफॉल्ट पे जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो वो अनट्रैक्ड होती है, उसको आपको ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक करने के लिए कमांड क्या है, गेट ऐड test1.txt। अब लेट्स से कि इसके अंदर मैंने लिखा, और अब मैं चेक करूं कि भाई अब क्या सीन है यहाँ पे। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या स्टेटस आ गया, अब यहाँ पर दो स्टेटस आ गए। दो स्टेटस क्या आ गए, देखें भाई फाइल तो क्रिएट हो गई थी ना, फाइल क्रिएट हो गई थी और उसको हमने स्टेज भी कर दिया था, स्टेजिंग एरिया में भी ले गए थे, यानी उसको हमने ऐड कर दिया था ट्रैकिंग एरिया में। बट अब उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी आ गई हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ये वाली फाइल मॉडिफाइड भी है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किसी तरह के ऑप्शंस हो गए। अगर तो फाइल मॉडिफाइड है भी नहीं है, तो उसका जो क्या कहते हैं मैसेज होगा, वो होगा अनमॉडिफाइड। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वो मॉडिफाइड में आ जाएगा। चेंज करने के बाद अब दोबारा से अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से करूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये दोबारा से उसी हालत में मौजूद हो गई है। तो बेसिकली आपके पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, अनमॉडिफाइड, फिर उसके बाद मॉडिफाइड, फिर उसके बाद गेट ऐड की कमांड से आप उसको स्टेजिंग एरिया में लेकर जाते हैं। इसके बाद एक और कमांड होती है जिसे हम कहते हैं कमिट। वो जो कमिट की कमांड होती है, बेसिकली वही आपका स्नैपशॉट लेती है। और जब आप कमिट कर देते हैं, उसके बाद जाकर आपकी जो भी फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले आपकी जो भी फाइल होगी, जब भी आप देखेंगे तो वो होगी अनमॉडिफाइड। अब अनमॉडिफाइड का मतलब ये है कि जैसी चीज़ आपने या तो समझ लें गिटहब से डाउनलोड की थी, वैसी की वैसे ही है, तो समझ लें कि वो अनमॉडिफाइड है। ठीक है, आपने इसके अंदर कोई भी चेंजेस की तो वो क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई। स्टेजिंग एरिया में लेकर जाने के लिए आपको जो कमांड एंटर करनी पड़ती है वो होती है गेट ऐड। ठीक है, गेट ऐड करेंगे तो वो स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या थे, हम थे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, जो हमारा फोल्डर था VCS का। अब जब हमने गेट ऐड की कमांड एंटर करी, तो हमारे पास जो भी फाइल्स थी वो सारी की सारी आ गई स्टेजिंग एरिया के अंदर। स्टेजिंग एरिया के अंदर जो भी फाइल होती हैं, वो सारी की सारी वो फाइल होती हैं जिसका आप स्नैपशॉट लेने के लिए तैयार होते हैं। जिसका फाइल का आपको स्नैपशॉट लेना है, उसको आप स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल देते हैं। सही है, तो उसके बाद जो भी चीज़ आपको कमिट करनी है, उसके बाद आप कमांड एंटर करेंगे गेट कमिट की। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल जनरल टर्म्स में देखें तो आपके पास काम की दो ही कमांड्स हैं, एक है गेट ऐड और एक है गेट कमिट। गेट ऐड का मतलब ये है कि आपके पास जब गेट ऐड की कमांड एंटर करते हैं तो ये चीज़ आपको लेके जाती है यहाँ से यहाँ पे। गेट कमिट आपको लेके जाती है यहाँ से यहाँ पे। जब आप गेट कमिट कर देते हैं तो दोबारा से आपके पास जैसे ये फोल्डर था वैसा का वैसे ही हो जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, गेट कमिट करना है। अच्छा, कमिट जब भी आप करते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई मैसेज करना होता है। मैसेज का मतलब ये होता है कि आपको फ्यूचर में जाकर आपको ये चीज़ ये पता चले कि आप जो कमिट कर रहे हैं वो क्यों किया था, आपने क्या चेंजेस की थी, या आपने कोई फाइल क्रिएट की थी तो क्यों की थी, या आपने कोई एडिट किया था तो क्यों किया था, या आपने कोई फाइल डिलीट की थी तो क्यों की थी। आपको वो मैसेज लिखना पड़ता है। अब मैसेज लिखने के लिए उसकी हेडिंग होती है, सही है।
हेडिंग होती है, इसके अलावा मैसेज का मतलब उसकी बॉडी होती है। अब 2 तरीके हैं, अगर मैं सिंपली गेट कमिट लिखूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा, सही है? एडिटर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट कमिट, ये हेडिंग हो गई और एंटर करने के बाद लिखूँगा उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन और उसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद इसकी फाइल में बंद करूँगा और ये कमिट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम पता है ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप गेट कमिट की कमांड एंटर करेंगे तो आपके पास वीएस कोड ओपन नहीं होगा, सही है? आपके पास इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर ओपन होगा जिसे कहते हैं विम। अब आपने ये करना है, अगर आपको ऑलरेडी लिनक्स आती है तो फिर ठीक है, आप डायरेक्टली विम के ऊपर काम कर लें। मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अपना एडिटर चेंज करना है तो आपको ये वाली कमांड एंटर करनी पड़ेगी जिसमें आप कोर एडिटर अपना चेंज कर रहे हैं कोड के अंदर ना, कोड का मतलब होता है वीएस कोड के अंदर। डिफ़ॉल्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट में आपके पास किस तरीके से ये खुलना चाहिए। इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे या फिर इसके अंदर कोई चेंजेस कर देते हैं। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने इसके अंदर फाइल के अंदर चेंजेस की, ठीक है, तो आपको पता होगा मैं कौन सी कमांड लिखूंगा चेक करने के लिए, गेट स्टेटस। जब मैंने गेट स्टेटस लिखा तो यहाँ पर मेरे पास बता दिया उसने कि जो फाइल मॉडिफाइड थी वो कौन सी थी, test1.txt, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, गेट ऐड test1.txt, ठीक है। अब गेट स्टेटस ये आ गया मेरी स्टेजिंग एरिया के अंदर। इसमें स्टेजिंग एरिया मतलब ये होता है कि ये वो चेंजेस हैं जो आपकी नेक्स्ट कमिट के अंदर अप्लाई होंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं, ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस टू बी कमिटेड, दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस विच आर टू बी कमिटेड इन द नेक्स्ट कमिट। अब मैं अगर यहाँ पर कमिट लिखूँ, अब देखें ना मेरे पास कौन सा एडिटर ओपन हुआ है। अब मेरे पास ये एडिटर ओपन हुआ है जिसे हम कहते हैं विम एडिटर। ये चलाना बहुत अजाब है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये भी सीखा था। सो आई नो कि आपसे ये चलेगा नहीं और ये बहुत मुश्किल है बिगिनर्स के लिए यूज़ करना। तो बेहतर ये है कि आप इसके अंदर चेंजेस करने के लिए आप ये वाली कमांड एंटर करें, कोड वेट, ताकि आप जब भी कोई चेंजेस करने लगें तो आपके पास डायरेक्टली वो चीज़ वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाए। बट बेहतर ये है कि आप उससे पहले वीएस कोड को इंस्टॉल कर लें। इसके अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अगर आप यहाँ गेट कमिट लिखते हैं, आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिसको सीखना है यहाँ पर। सो सेकंड कमिट यहाँ लिख देते हैं, दिस इज अ सेकंड कमिट। अब इसको स्टोर करने के लिए आपने सबसे पहले एस्केप का बटन प्रेस करना है, फिर आपने कॉलन प्रेस करना है, ये नीचे आ रहा है कॉलन यहाँ पे ना, एस्केप का बटन प्रेस करना है, कॉलन, डब्ल्यू का मतलब राइट, क्यू का मतलब क्विट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर एंटर। तो इस तरीके से इसके अंदर फाइल को राइट और क्विट किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सीखना, अगर आपने ऑलरेडी विम यूज़ नहीं किया हुआ। सो मेरी सजेशन ये है कि आप ये वाली कमांड एंटर करें डायरेक्टली और डायरेक्टली आप वीएस कोड के ऊपर काम करें। इस कमांड को एंटर करने से जो आपका बेसिक एडिटर है वो वीएस कोड के अंदर चेंज हो जाता है। तो मैं दोबारा से कोई भी चेंजेस कर देता हूँ। दोबारा से आप देखें गेट स्टेटस, मेरे पास वीएस कोड यहाँ पर ओपन हो गया, या गई कमिट एडिटिंग। अब ये बता रहा है कि चेंजेस कौन सी कमिटेड होंगी मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया थर्ड कमिट। तो सेव करने के बाद उसको क्लोज करेंगे आप। अभी हमने बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पर हमने कवर अप की हैं, वो क्या कवर अप की हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। गेट इननेट से हमने ये सीखा कि रेपो को इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, ठीक है, इस वाली कमांड से हमने ये सीखा। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए हमने क्या किया, गेट ऐड की कमांड यूज़ की है, के लिए हमने गेट कमिट की कमांड यूज़ की है, ठीक है। बेसिकली अभी हमने जो कोर कमांड यूज़ की हैं वो ये 3 यूज़ की हैं। बाकी स्टेटस चेक करने के लिए हमने जो कमांड यूज़ की है वो है गेट स्टेटस। ये वर्किंग डायरेक्टरी से जब आप गेट ऐड करते हैं तो स्टेजिंग एरिया में जाता है। स्टेजिंग एरिया से जो चीज़ का भी आपको स्नैपशॉट लेना होता है वो आपका जाता है यहाँ पर डॉट गेट डायरेक्टरी के अंदर। और अभी हमने ये भी देखा है कि हमने कि कोई भी आपको टेक्स्ट एडिटर चेंज करना हो डिफ़ॉल्ट पे तो वो कैसे चेंज होगा, जो बेसिकली इस कमांड से है। यहाँ पर इसको 2 दफ़ा डैश आएगा ये। अच्छा, एक कमांड ये वाली हमने डिस्कस नहीं की थी, गेट रीसेट हेड डैश डैश। अब सपोज़ करें यहाँ पर मैं बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर दी तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, स्टेटस की कमांड में एंटर करता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वाली सारी फाइल्स एडिड नहीं है। अब या तो आप ये करेंगे एक-एक फाइल को डायरेक्टली ऐड करें, या इसका एक तरीका ये है कि गेट ऐड करने के बाद आप डॉट का बटन प्रेस कर दें। डॉट का मतलब पता है क्या होता है? डॉट का मतलब ये होता है कि करंट डायरेक्टरी अभी कौन सी है? करंट डायरेक्टरी इसकी कौन सी है? वीसीएस, क्योंकि यहाँ पर आपका शेल ओपन है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी ऐड है ना, जो कुछ भी अवेलेबल है, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। गेट डॉट ऐड डॉट का ये मतलब होता है। ये आप आगे जाकर डॉकर वगैरह पढ़ेंगे या लिनक्स में भी कभी देखेंगे या कभी विंडोज़ का सीएमडी यूज़ करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी।
कभी आपको फाइल्स कॉपी पेस्ट करनी होती हैं तो आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। गिट ऐड डॉट का मतलब ये है कि जिस फ़ोल्डर में आप मौजूद हैं वो सारी की सारी चीज़ें ऐड हो जाएँगी। ठीक है, अब आपने करा गिट स्टेटस। अब देख रहे हैं गिट ऐड डॉट के बाद जब आप गिट स्टेटस करेंगे तो देख रहे हैं सारी की सारी फाइल्स ऐड हो गई। अब आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं ये नहीं चाह रहा कि ये वाली फाइल ऐड हो, अब आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इसकी सिंपल सी कमांड है गिट रीसेट हेड कैश और इस फाइल का नाम। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपको सारा का सारा जो है रिमूव करवाना है, डॉट का मतलब यही है करंट डायरेक्टरी में जो कुछ है वो सबको निकाल के बाहर फेंक दो, स्टेजिंग एरिया से बाहर निकाल दो। तो अब मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें गिट ऐड क्या करती है, वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में लेके जाती है। इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स ये वाला काम करता है। तो इन दोनों का रिवर्स गिट ऐड का रिवर्स ऑर्डर आप ये समझना ये वाली कमांड है। ठीक है, ये वाली चीज़ जिससे आप स्टेजिंग एरिया से चीज़ को बाहर निकाल कर दोबारा से वर्किंग डायरेक्टरी में फेंक सकते हैं। गिट स्टेटस की कमांड आपने चेक कर ली कि आपको बार बार चेक करना होगा कौन सी फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया में है और कौन सी नहीं है, तो वो वाली कमांड आपकी होती है गिट स्टेटस। एक और कमांड है जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो है गिट लॉग की कमांड। अब देख रहे हैं गिट लॉग जैसे मैंने एंटर किया, ये रहा गिट लॉग मैंने यहाँ पर एंटर किया था, तो अब देख रहे हैं मेरे पास पूरी एक हिस्ट्री जमा होती हुई आ गई ना। हिस्ट्री कौन सी कि पहला कमेंट, दूसरा कमेंट, तीसरा कमेंट, चौथा कमेंट, ये चलता है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में जो कि सबसे पहले कौन सा कमेंट हुआ वो, सबसे पहले कमेंट मेरा हुआ था थर्ड कमेंट। देख रहे हैं थर्ड, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि आपने सबसे पहले गिट कॉन्फिग में आपने चीज़ एडिट की थी जिसका नाम था यूजर नेम और ईमेल। तो ये रहा आपका यूजर नेम जो आपने वहाँ पर कॉन्फिग में एडिट किया था, और ये रही आपकी ईमेल। तो देख रहे हैं ये हर कमेंट के साथ आपके पास ऐड होती है, तो ये लाजमी है कि जब भी आप गिट इंस्टॉल करें सबसे पहले अपना यूजर नेम और अपनी ईमेल कॉन्फ़िगर कर दें, ताकि जब भी आप कमिट करते रहेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन अपनी कमेंट के साथ ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ये बता रहा है ये हैश जो बनता है ना, ये हैश इन तमाम चीज़ों से मिलकर ही बनता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, हैशिंग टेक्नोलॉजी भी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। ये हैशिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएट करने के लिए होता है डिफरेंट कमिट्स को ना, ताकि चीज़ों की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये आपका आ गया ऑथर, डेट, ये आ गई क्या कहते हैं जो भी आपकी कमिट की हेडिंग है वो, और ये आ गई कमिट की बॉडी। फिर दूसरा कमिट हमने जो सेकंड लास्ट कमिट किया था वो ये था आपका, ये कमिट का पूरा हैश, ऑथर किसने कमिट किया था, डेट, सेकंड कमिट और ये उसकी बॉडी। अब जब मैं एंटर करता जाऊंगा तो देख रहे हैं ये आगे चलता जाएगा। अब देख रहे हैं जब ये एंड की कमांड हो रही है ना तो ये आप नीचे आगे नहीं जाने दे रहा, तो आप यहाँ पर कॉलन और क्यू प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कॉलन और क्यू प्रेस करेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। किस चीज़ से, इस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको ये चीज़ प्रेस करनी पड़ेगी, स्कैप कॉलन क्यू। तो ये जो गिट लॉग की कमांड है ये पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करती है कि कौन सी चीज़ कब मेंटेन हुई थी। मैं जो सबसे ज़्यादा इस कमांड को यूज़ करता हूँ वो ये वाली कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इससे मुझे शॉर्ट हिस्ट्री पता चल जाती है कि कौन सा कमेंट कब हुआ था और अभी मैं कौन सी कमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं गिट लॉग के अंदर, जो आप यहाँ देख सकते हैं गिट लॉग। इसके अंदर आप डेट के हिसाब से वेरिएशन चेक कर सकते हैं, ऑथर नेम के ऊपर वेरिएशन चेक कर सकते हैं क्योंकि जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो डिफरेंट लोग डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे और पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि शमील ने कौन कौन सी कमेंट्स की हैं, उसके लिए आप गेट लॉग लिखा, आपने यहाँ पर ऑथर लिखा और आगे ऑथर का नाम लिख दिया ताकि पता चल जाए। अब लेट्स से मेरे पास, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट इंटर्न्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती जा रही है। अब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, मुझे मालूम करना है, देखना है कि कौन कौन सी हिस्ट्री कब हुई। अब हिस्ट्री में समझ लें कोई 100-150 कमेंट्स हैं, अब उसमें मुझे फिल्टर आउट करना है तो मैंने इजिली यहाँ से फिल्टर आउट कर लिया, या डेट की बेसिस पे फिल्टर आउट करना है तो मैंने ऐसे फिल्टर आउट कर लिया। तो गिट लॉग की कमांड भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक कमांड्स देखी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं गिट। वैसे तो गिट बहुत काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट ये एक बेसिक लेक्चर है जो एटलीस्ट आपको कवर करना लाजमी है ताकि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में लेकर आकर डेली बेसिस पे यूज़ कर सकें।